हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। तो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में जो भी कुछ डिस्कस किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट आवर थर्ड लेक्चर फ्रॉम द सेकंड लेक्चर। ओके, तो सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ स्टेट, किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या होती है उसको हम लोगों ने वहाँ पर डिफाइन किया था। और स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते थे, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टी का भी हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन किया था, कौन कौन से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम ऑफ जो मास ऑफ सिस्टम होता है उसके कंसिडरेशन पे इंडिपेंडेंट होती है। ओके, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर एक्सटेंसिव की अगर एग्जांपल की बात करूँ तो क्या क्या होता है, वॉल्यूम, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक है, और एट्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रेशर हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जितने भी होते हैं आपके, उसके बाद विस्कोसिटी, वेलोसिटी, दिस ऑल आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था व्हाट इज़ प्रोसेस, की क्या प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस किसको बोलते हैं हम लोग, तो चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा था सेकंड लेक्चर में व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होता है, अगर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन अगर किसी भी प्रोसेस की अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। और मिनिमम प्रोसेस की रिक्वायरमेंट कितनी होती है यहाँ पे, एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है। देन वी फर्दर डिस्कस्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, जिसको हम लोग एक मेजर क्लासिफिकेशन देखा था। कौन कौन सा प्रोसेस, एक आपका था क्वासी स्टैटिक, ओके, एंड अनदर वन इज नॉन क्वासी स्टैटिक। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो कि इनफाइनाइट स्लो होता है, ठीक है, जिसमें जितने भी सारे प्रॉपर्टीज़ जो रहते हैं सिस्टम की यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक जैसा होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स के एक जैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बहुत स्लो होता है। उसके बाद हम लोग नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बहुत ही फास्ट प्रोसेस होती है। और पीवी डायग्राम में जो अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को अगर 1 से 2 ड्रॉ करना है तो इसको हम लोग जॉइंट लाइन में दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि भैया 1 से 2 जब जाते हैं तो मतलब जितने भी सारे पॉइंट रहेंगे हर एक स्टेट पे जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका प्रेशर एक जैसा बढ़ रहा होगा, ठीक है, अगर कंप्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो। फिर हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हो अगर सिस्टम जो है कि प्रोसेस 1 से 2 गया और उसी पाथ में अगर वो रिटर्न आ जाता है 2 से 1 विदाउट एनी चेंज इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब इनिशियल कंडीशन में ही आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल, जो कि एक आइडियल प्रोसेस होती है। ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फॉर आवर मतलब जो अपना कोर्स है उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो होती है माननी पड़ती है, ठीक है। तो ये एजम्पशंस होता है। और जितने भी रियल लाइफ की प्रोसेस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है कि अगर इनफाइनाइटली स्लो, मतलब इनफाइनाइट वेरी लेस टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हीट का ट्रांसफ़र होता है, मतलब मान लो अगर 20 डिग्री सेल्सियस है और कहीं पे 19.999 है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज हेयर द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ वेरी वेरी लेस। तो ये एक कंडीशन बन जाता है किसका, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो जाता है। और जितनी भी रियल लाइफ में जो प्रोसेस होती है वो सारे के सारे कैसी प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी आपकी एक्चुअल प्रोसेस, जिसको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने फिर क्लासिफिकेशन देखा था कि व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो अगर किसी भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोलना है तो उसके लिए वी नीड टू फॉलो हाउ मेनी कंडीशन, 4 इक्विलिब्रियम के कंडीशन होते हैं, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो टेम्परेचर इक्वल की बात करता है। सेकंड आपका था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो फोर्सेस में इक्वल की बात करेगा। थर्ड था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपोजिशन जो है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और फोर्थ आपका फेज इक्विलिब्रियम, अगर फेज में भी कोई चेंज नहीं होता है तो। फिर हम लोगों ने बात किया था प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें उनकी जो
केमिकल कंपोजिशन होती है वो होमोजीनियस होती है। अगर मैं वाटर की एग्जांपल ले लूँ तो वाटर में जितने भी अगर कहीं पर वाटर रखा हुआ है तो उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है हर जगह आपको क्या दिखेगी, H2O दिखेगी। तो ये आपका एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और जितने भी हम लोग लेक्चर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, हर एक लेक्चर के नीचे आपको PDF उसके रिलेटेड मिल जा रहा है, ठीक है। सो दैट यू कैन मेक योर क्लास नोट्स, वहाँ से आप क्लास नोट्स बना सकते हो। और आपको न्यूमेरिकल कहाँ से लगवाने हैं, कैसे लगाने हैं, थ्योरी पोर्शन में सब कुछ बताऊँगा। पहले आप थ्योरी को, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ जो कि आपके जितने भी SSC JEE हो या कोई सा भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस उन टॉपिक से आ सकते हैं, उन सारे कंसेप्ट को आप लगा सकते हो। और ये गारंटी है कि जो भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से आप मतलब गेन करते हो, नोट्स बनाते हो बाकायदे अच्छे से अपने, और सब कुछ अच्छे से कंटिन्यूस रिवीजन करते हो, तो इन सारे टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना वो सारे 100% आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि फर्स्ट लॉ नहीं, ये 0th लॉ है, ठीक है। तो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, पढ़ते क्यों हम लोग इसको। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि जो भी हम लोग टेम्परेचर को जो मेज़र करते हैं, तो टेम्परेचर मेजरमेंट का जो हमें आइडिया मिला है ना, वी गेट फ्रॉम द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि उनको बोलते हैं थर्मोमीटर, और वहाँ पे समझेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, क्या क्या होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बोल दिया टेम्परेचर, तो समझेंगे कि व्हाट इज़ टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का। इसको समझने के बाद इसको मेज़र करने के लिए, जैसे अगर मास है तो भाई मास को मेज़र करते हो, एक क्वांटिटी है तो इसको मेज़र किस यूनिट में करते हो, केजी में करते हो। उसी तरह टेम्परेचर को भी भाई टेम्परेचर है तो उसको मापने के लिए एक नंबर दिया गया है। जैसे मान लो 20 है, ये 20 क्या शो कर रहा है, एक नंबर शो कर रहा है। तो इसके लिए भी अलग अलग, जैसे आप 20 डिग्री सेल्सियस देखते हो तो ये डिग्री सेल्सियस जो हो गया, ये इसका एक स्केल हो गया, ठीक है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर को मेज़र करने का एक स्केल हो गया। उसी तरह इसके कितने स्केल होते हैं, जैसे 2 तरह के स्केल पढ़ेंगे, एक सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्या होता है ये समझेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। देखो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा के रखना कि जो फर्स्ट टाइम जो थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ आया था वो 0th लॉ नहीं था, वो फर्स्ट लॉ आया था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट के मतलब फर्स्ट लॉ के क्या 0th लॉ जो है फर्स्ट लॉ के बाद आया कि उसके पहले आया है। तो कुछ चीज़ें जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया ना, तब हम लोग को लगा कि यार ये जो चीज़ें ना वो फर्स्ट लॉ से भी हमें पहले पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तब हम लोगों ने एक कंसेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कि 0th लॉ, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। देखो इसमें क्या बोलता है 0th लॉ, बोलेगा आपको क्या कि इफ़ देयर इज़ ए बॉडी सी, अगर कोई बॉडी सी है, ठीक है, लेट्स इट्स टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस, और कोई दूसरा बॉडी ए है जो सी के कांटेक्ट में है, और बोलेगा कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज़ इक्वल टू टेम्परेचर सी, ठीक है, एंड ऑल्सो सेपरेटली एक कोई दूसरा थर्ड बॉडी है जिसका नाम बी है, ये बॉडी सी से कांटेक्ट में है, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी इज़ इक्वल टू बॉडी सी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। ये तो यार सिंपल सी बात है कि अगर ए और सी का मान लो टेम्परेचर इक्वल है, मतलब ए का भी 20 डिग्री हो जाएगा, और बी का सी का भी इक्वल है, मतलब बी का भी 20 हो जाएगा। तो भाई 0th लॉ बोलता है कि भैया ए और बी का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल होगा। ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ जो टेम्परेचर का जो इक्वल दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं कि टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि बताओ कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आया है, तो ये जो कंसेप्ट हमें मिला ये 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला है, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। और अगर किसी ने पूछा कि बता जो हीट ट्रांसफ़र का जो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लो कोई किसी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और किसी का बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप फर्दर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि हीट ट्रांसफ़र के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। ये क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ ये याद रखो कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी लिक्विड में अगर टेम्परेचर का अगर डिफरेंस हो गया तो यहाँ पर हीट का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हीट ट्रांसफ़र का जो कंसेप्ट है ये हमें मिला कहाँ से? ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर मेजरमेंट या थर्मल इक्विलिब्रियम का जो अगर कंसेप्ट आएगा या टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का, तो ये हमें कहाँ से मिला? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला है।
तो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो कि सपोज़ अगर आप किसी ठंडी चीज़ को छूते हो, ठीक है, मतलब आपका बॉडी का लेट सब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और आप किसी ऐसे सब्सटेंस को टच कर रहे हो जिसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप देखना तुरंत अपने आप को क्या फील करते हो, कोल्ड फील करते हो। मतलब आप में क्या कोल्डनेस फील हुआ कि नहीं आपके बॉडी को, क्यों हुआ, क्योंकि 35 से 20 जो है भैया हीट का ट्रांसफ़र हो गया और आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, जिसके कारण भैया आपको क्या फीलिंग होने लगा, कोल्डनेस फील होने लगा। तो किसी भी जगह मतलब अगर आप 35 से एबव सपोज करो आपने 40 डिग्री सेल्सियस का अगर आपने टेम्परेचर को टच कर लिया, तो भैया जिस बॉडी का टेम्परेचर 40 होगा उससे उसका जो आपका टेम्परेचर है आपके बॉडी में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो हम लोग फील करते हैं ये किससे रिलेटेड होता है, ये हीट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड होता है, ठीक है। जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले बॉडी में हुआ होगा, अगर सपोज़ ये लो वाला बॉडी है, हाई टेम्परेचर वाला बॉडी है, तो भैया हाई से लो टेम्परेचर बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र हो गया, तो ये कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टेम्परेचर एक टर्म आता है कि भाई जो टेम्परेचर होता है इसको हम कैसे समझेंगे, व्हाट इज़ टेम्परेचर, ठीक है। तो एक बचपन से जो हम लोग पढ़ते आते हैं डेफिनेशन की टेम्परेचर इज़ नथिंग, दिस इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब अगर कोई दो बॉडी ए एंड बी है तो अगर कौन ज़्यादा हीट है, मतलब कौन ज़्यादा हॉट है और कौन ज़्यादा कोल्ड है, इसका जो बताता है ये कंसेप्ट हमें कौन बताता है, ये टेम्परेचर बताता है। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वो भैया ज़्यादा हॉट रहेगा, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा उसका जो बॉडी की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कैसी रहेगी, वो कोल्ड रहेगी। तो एक तो मीनिंग ये हम लोग को समझ में आता है कि टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की कौन सी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है कितनी ज़्यादा कोल्ड है, ये हमें टेम्परेचर बताएगा। लेकिन हमें नहीं उसको डिटेल में पढ़ना, लेकिन आपको याद रखना कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो होती है, यहाँ से हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी जो निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का, मतलब ये कंसेप्ट क्या है कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे में 4 मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, तो 4 मॉलिक्यूल्स है तो भैया चारों मॉलिक्यूल्स इधर उधर मतलब किसी भी डायरेक्शन में भाग सकते हैं। तो अगर इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो ये जो मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे जो मोशन होता है ना, इस मोशन को बोला जाता है कि रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब अनियमितता, मतलब भैया इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये इधर मूव करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर मूव कर रही है इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के पास रहेगा क्या, टेम्परेचर रहेगा। और टेम्परेचर जो होता है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, वेलोसिटी से। कैसे रहता है आपको बताता हूँ मैं, डिटेल में इसको हमें नहीं पढ़ना है। जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है वेलोसिटी से, मतलब जिस बॉडी का जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब मान लो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, चारों मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी रहेगी अलग अलग रहेगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए, मतलब एक सिंगल वेलोसिटी क्या हो सकती है किसी एक मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मान लो किसी की 2 मीटर पर सेकंड है, किसी का 3 मीटर पर सेकंड है, किसी का 10 मीटर पर सेकंड है, किसी का 4 है, ठीक है। तो इनको भाई सबको ऐड करके डिवाइड कर दो 4 से, तो एक एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। उसी वेलोसिटी को बोला जाता है क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसकी जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका √3RT/m होता है। क्या होता है, √3RT/m, ठीक है। जहाँ पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, उस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मतलब जितनी ज़्यादा रहेगी मतलब वो इधर उधर भैया और भागेगा, जिगजैग मोशन में भागते रहेगा, मतलब उस मॉलिक्यूल्स में उतनी ज़्यादा रैंडमनेस आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो थ्योरी बोलती है भैया, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है 12m रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स होती है ना, मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर भाग रहे हैं वो भाग क्यों पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक टेम्परेचर है, ठीक है। और टेम्परेचर डायरेक्टली जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है ये रैंडम एनर्जी ऑफ यूनिट मॉलिक्यूल को भी शो करता है। यूनिट मतलब एक मॉलिक्यूल्स में कितनी रैंडमनेस है, कितनी अनियमित रूप से वो भाग रहा है इधर उधर, उसको भी वो शो करता है कौन, टेम्परेचर, ठीक है। तो एक चीज़ से क्लियर हो गया कि ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को भी शो करता है, और जो रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स होता है कि एक मॉलिक्यूल्स में कितनी अनियमितता है उसको भी भैया ये कौन बताएगा, ये टेम्परेचर बताएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है वो √3RT/m होता है, और जो भैया टेम्परेचर जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे देखो, तो जो टेम्परेचर रहता है ये तो क्लियर हो गया भैया कि टेम्परेचर या तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को शो करता है, नहीं तो रैंडम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करेगा, ठीक है।
लेकिन टेम्परेचर को भाई मेज़र भी तो करने के लिए कोई होना चाहिए ना, कि भैया ठीक है कोई अगर मान लो सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है या कोई फ्लूइड है, तो भाई उसका टेम्परेचर कितना है उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। तो जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को, उसको बोला जाता है क्या, थर्मोमीटर। मतलब विथ द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर वी कैन मेज़र द टेम्परेचर। कि अगर मान लो बॉडी, लेट्स सपोज अ बॉडी ए और यहाँ पे बॉडी बी है, तो अगर हमें पता करना है कि कौन ज़्यादा हॉट है और कौन ज़्यादा कोल्ड है, तो भैया टच करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये जानना चाहता भैया इसकी टेम्परेचर कितना है, तो वो जो हमें बताएगा वो कौन बताएगा, ये थर्मोमीटर बताएगा। तो थर्मोमीटर किसको मेज़र करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है। लेकिन जितने भी सारे थर्मोमीटर के हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, ये जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं ये विथ द हेल्प ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से करते हैं। मतलब हर एक थर्मोमीटर की एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है और उसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि भाई अलग अलग थर्मोमीटर के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो मेनली हमें जो थर्मोमीटर को डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें समझना है कि कितने इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो थर्मोमीटर के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो थर्मोमीटर जैसे कि आप जो बचपन से जैसे हमें कोई बुखार होता है, तो जो हमें जिस थर्मोमीटर के हेल्प से टेम्परेचर हमारे बॉडी का जो मेज़र होता है, और हमारे बॉडी का जो भैया टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 37 तो एक नंबर हो गया, ये डिग्री सेल्सियस क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये एक टेम्परेचर स्केल हो गया। मतलब इस नंबर को डिग्री सेल्सियस मतलब एक स्केल होता है जिसके हेल्प से हम लोग ये समझते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर वही कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। तो 37 जो नंबर हम लोग जिस थर्मोमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी थर्मोमीटर। तो सिर्फ एक थर्मोमीटर से समझते हैं कि इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, और बाकी सब का हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग को याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मरकरी थर्मोमीटर में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक क्या होता है ना, एक ग्लास होता है, ठीक है। उस ग्लास के अंदर क्या पारा भरा हुआ रहता है, क्या भरा हुआ रहता है, मरकरी। और इसके ऊपर देखना ये लाइन बने रहते हैं, यहाँ पर जो रहता है ना स्केलिंग किया हुआ, और उसमें जो टेम्परेचर को जो मेजर करता है देखना वहाँ फ़ारेनहाइट रहता है। ये फ़ारेनहाइट भी आपका क्या होता है, एक टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो हम लोग इसको अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं और आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा है, तो जैसे इसको भाई अपना बॉडी के कांटेक्ट में लाओगे, आपके बॉडी से भैया इसका टेम्परेचर मान लो नॉर्मल है, जो पारा इसके अंदर में है उसका टेम्परेचर क्या नॉर्मल है, और आपका बॉडी का टेम्परेचर भैया ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, आपका बॉडी का जो भी टेम्परेचर है ना वो अब इस मरकरी पैरामीटर के यहाँ पे आने लगा। क्यों, क्योंकि भाई जैसे ही हाई टेम्परेचर और यहाँ पे लो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भैया इसमें आने लगेगा। तो जैसे यहाँ पे जो मरकरी पारा जो भरा हुआ है उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो भाई टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो भैया कोई भी लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होती है जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड जिससे वो बंधे होते हैं, जो कि सेम काइंड मॉलिक्यूल्स का केस में वो कोहेजन बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये बॉन्ड जैसे टूटेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स दूर में भाई फैलना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका भाई बॉडी का जो हीट है इस मरकरी पैरामीटर के यहाँ पर ट्रांसफ़र होने लगेगा, इस मरकरी का लेवल बढ़ने लगेगा। और जैसे मरकरी का लेवल जो बढ़ रहा है तो ये क्या शो कर रहा होगा भैया, ये जो नंबर ऑफ स्केलिंग है, मान लो इसका लेवल भाई एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो ये आपको शो करेगा यहाँ पे स्केलिंग जो किए हो कि भाई इस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये थर्मोमीटर का टेम्परेचर कैसे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जो पैरामीटर जो यहाँ पे पारा जो भरा हुआ है इस ग्लास के अंदर, उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेंथ चेंज बोल सकते हो या तो वॉल्यूम चेंज हो गया। इसी की हेल्प से आप क्या मेजर कर लिया, जो भी इंसान है उसके बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर लियो। तो मरकरी जो थर्मामीटर होता है उस केस में जो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज़ द इट्स थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो लिक्विड जो होता है पारा जो इसके अंदर है उसकी जो भाई लेंथ है, क्या उसकी जो लेंथ रहेगी और उसका जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है उसके कारण हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं। तो थर्मोमेट्री जो होगी प्रॉपर्टी ये लेंथ या तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने समझ लिया कि जो मरकरी थर्मोमीटर होती है उसकी अपनी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है आपका लेंथ नहीं तो वॉल्यूम, क्योंकि लेंथ और वॉल्यूम जो यहाँ पे चेंज हुआ है इस ग्लास के अंदर उसके हेल्प से आपको पता चला कि भैया उस इंसान के बॉडी में कितना टेम्परेचर ज़्यादा है या कितना कम है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ अदर टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट थर्मोमीटर का हम लोगों ने बात किया कौन सा, मरकरी थर्मोमीटर। तो जो मरकरी थर्मोमीटर होता है इसके केस में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो या तो लेंथ बोल सकते हैं या तो वॉल्यूम। और लेंथ और वॉल्यूम इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है। दूसरा कौन आता है, दूसरा और भी आता है आपका थर्मिस्टर। ये भी एक
टाइप ऑफ थर्मोमीटर है। तो इसमें ये जो थर्मिस्टर होता है ये बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है एक प्रिंसिपल होता है जो आप लोग पढ़े होंगे कहाँ पे, क्लास 10th में पढ़े होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस के हेल्प से मेजर करते हैं। ये जो दिख रहा है ना ये R1 R2 R3 R4, तो 3 रेजिस्टेंस पता रहता है और 4th रेजिस्टेंस मान लो जो अननोन रहेगा उसको मेजर करने से यहाँ पे टेम्परेचर का मेजरमेंट हो जाता है। तो इसके केस में जो थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी हो गई वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का मेजर कर लिए। थर्ड अगर प्रॉपर्टी की हम लोग थर्मोमीटर के टाइप्स की बात करेंगे तो थर्ड जो होता है ये होता है आपका थर्मोकपल। तो थर्मोकपल में अगर पूछा जाए कि ये जो थर्मोकपल थर्मोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो ये एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीबेक इफेक्ट। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीबेक इफेक्ट जो होता है इसको सिंपल से ऐसा समझो कि सीबेक इफेक्ट जो होता है उसके हेल्प से हम लोग थर्मोकपल जो थर्मोमीटर होता है हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं। तो इसके केस में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या तो वोल्टेज यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, या तो वोल्टेज बोलेंगे या तो इसको आप लोग करंट बोल सकते हो। इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब इन दोनों के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज सीबेक इफेक्ट, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है कि दो अलग अलग डिसिमिलर मेटल के वायर, मतलब अलग अलग मेटल के जो वायर होते हैं ना इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हैं। ठीक है, और एक किसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर नोन हो, सपोज यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस हो और यहाँ का टेम्परेचर क्या अननोन है। तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है इन दोनों जंक्शन में। ठीक है, और ये जो ईएमएफ जंक्शन में जनरेट हुआ इसको हम लोग विद दी हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होती है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मेजर कर लेते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे हमें ईएमएफ पता चल गया और ये गैल्वेनोमीटर से हेल्प से पता करेंगे, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या लिखेंगे 50 माइनस ये समथिंग जो रहेगा, तो ये वाला जो भैया टेम्परेचर है इसको हम लोग मेजर यहाँ पे कर लेते हैं। इसलिए बोला जाता है इसमें जो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या ईएमएफ, जो कि वोल्टेज या तो करंट हो सकता है। ये थर्ड टाइप्स हो गया। अगर हम लोग फोर्थ टाइप्स की बात करें तो जो फोर्थ टाइप आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर ये भी एक टाइप होता है थर्मोमीटर का। इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब जिसके हेल्प से आप इसमें टेम्परेचर को मेजर करते हो वो होती है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और पांचवा जो होता है ये आपका यहाँ पे कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा देते हैं हम लोग, PB = mRT। ठीक है, और जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T हो जाता है, और P1 और P2 हम लोग प्रेशर गेज इंस्ट्रूमेंट से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर मेजर पता हो जाता है तो भाई टेम्परेचर भी पता चल जाता है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ पे बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होता है। उसी तरह से जो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर ये भी एक थर्मोमीटर का टाइप होता है। तो इस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, ये होती है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू द जो आपके आइडियल गैस इक्वेशन होता है यहाँ पर भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम को पता करके हम लोग टेम्परेचर को निकाल लेते हैं, तो इसलिए भी इसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो हम लोगों ने कौन कौन से क्लासिफिकेशन देखा, 5 तरह का क्लासिफिकेशन। मरकरी थर्मोमीटर जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंथ या वॉल्यूम होगा, थर्मिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस होगा, थर्मोकपल जो कि सीबेक इफेक्ट पे बेस्ड होता है इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ईएमएफ या तो वोल्टेज और करंट हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग फोर्थ नंबर में क्या देखा, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट प्रेशर होगा, और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जितने भी सारे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। अब क्या देखो कि अब ये चीज़ सबको क्लियर हो गया कि भाई अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। इसको डिस्कस करने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो कुछ पॉइंट्स के बारे में समझे कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है किसी भी बॉडी का ये हीट ट्रांसफ़र के रेट्स के संबंध होता है। ठीक है, फिर समझा कि जो आपके थर्मोमीटर्स के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को भैया मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के फिर हम लोगों ने यहाँ पे थर्मोमीटर्स देख लिया। अब समझ रहे हैं कि ये जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, भाई टेम्परेचर मेजर करते ये क्या देता है, एक नंबर देता है।
तो उस नंबर को भी देखना एक अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। कहीं पे आप देखते हो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कहीं आप देखोगे 20 फ़ारेनहाइट। तो भैया देखो नंबर अलग अलग हो गया तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये डिग्री सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम हैं। और ये जो आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो और ये जो आप लिख रहे हो ना, तो इन्हीं को बोला जाता है क्या, थर्मोडायनामिक्स स्केल बोला जाता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स इसको बोला जाता है टेम्परेचर स्केल। मतलब जो टेम्परेचर हम लोग किसी भी बॉडी का मेजर करते हैं वो अलग अलग स्केल के अकॉर्डिंग उस बॉडी का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो, क्या अगर मैंने किसी बॉडी का बोला कि 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और दूसरा एक बॉडी उसका मैंने बोला 20 फ़ारेनहाइट है, क्या दोनों के टेम्परेचर सेम हो सकता है? भाई कैसे पता चलेगा कि दोनों का नंबर तो सेम है, लेकिन जो आपका डिग्री सेल्सियस का जो आपका कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, अगर ये हमें पता नहीं है, फ़ारेनहाइट का कंसेप्ट क्या होता है हमें वो नहीं पता है, तो सिर्फ नंबर सेम होने से हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों ही बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा वो दोनों ही बॉडी का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखो ये हमें इस बात से पता चलेगा, जो सेल्सियस जो साइंटिस्ट है और जो यहाँ फ़ारेनहाइट है, इन दोनों का जो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करना ना, इसके लिए इन लोगों ने दो जो रेफरेंस पॉइंट को फिक्स किया। रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज़ अभी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अभी आप जिस सेमेस्टर में हो, आप स्टार्ट करो, ऐसा समझो कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में रहे होंगे तब से आपका इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ होगा आपने। तो आपने क्या किया, अभी का जो आपका प्रेजेंट कंडीशन है, आपने एक फर्स्ट सेमेस्टर को क्या बना लिया, रेफरेंस बना लिया, और उससे आपने कोशिश किया कि भाई मेरा जो अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट हो या नॉलेज के फील्ड में हो, आपका मैच्योरिटी लेवल है वो आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप कब समझ पाएँ, जब आपका रेफरेंस पॉइंट आपने फिक्स कर लिया। उसी तरह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अगर हम लोग को किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर को मेजर करना है, तो सबसे पहले इन लोगों ने भाई दो रेफरेंस पॉइंट लिया, एक हाई टेम्परेचर के लिए और एक लो टेम्परेचर के लिए। और इन्हीं रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से ये लोग ये समझ पाते हैं कि ठीक है कि अगर इस रेफरेंस पॉइंट, देखो सबसे पहले समझो कि दो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट, तो उसने उसका एक नंबर दे दिया कि 100, किसने, सेल्सियस ने। और अगर इसका मिनिमम टेम्परेचर जो इसने डिसाइड किया किसी बॉडी का, उसने इसका नंबर दे दिया 0। और जो 100 नंबर मान लो दिया है किसने, सेल्सियस ने, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है इसने उसका नंबर दे दिया 212। और जो लो टेम्परेचर का बॉडी रहेगा उसका जो नंबर फ़ारेनहाइट ने दिया उसको दिया क्या, 32। मतलब हम लोग यहाँ ये समझ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस का जितना टेम्परेचर बताएगा ये सेल्सियस के स्केल में, उतना टेम्परेचर मुझे कौन बताएगा, 32 फ़ारेनहाइट ने। क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ये वर्ल्ड में मान लो किसी दूसरे जगह पर रह रहे होंगे, तो जब भाई वर्ल्ड में जब आदमी को टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो मान लो सेल्सियस कहीं पे और रह रहा होगा, फ़ारेनहाइट भी कोई कहीं पर और रह रहा होगा। तो इन दोनों को पता नहीं है भाई कि कौन किसको क्या नंबर दे रहा है। तो इसने बोला कि भाई जो मेरा लो टेम्परेचर बॉडी रहेगा उसको मैं नंबर दूंगा 32, तो भैया उसके बाद जो हाई टेम्परेचर रहेगा उसको मैं दूंगा नंबर 212। तो जो लो टेम्परेचर वाला बॉडी रहेगा इसको ये जो नंबर दिया है 32, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट बोलेंगे या तो फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, आइस पॉइंट या तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग, फ़ारेनहाइट। सेम कंडीशन जब सेल्सियस कहीं पर आ रहा होगा, उसने जो नंबर दिया 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी इसका आइस पॉइंट है, नहीं तो फ्रीजिंग पॉइंट को शो कर रहा होगा। और इसने एक जो हाई टेम्परेचर बॉडी जो इसने नाम दिया, जिसका नंबर दे दिया कितना, 100, इसको ये बोलता है क्या, स्टीम पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मान लो वह 120 है, अब आपको पता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर का जैसे कि होता है, तो आप समझते हो कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रेशर पे, मतलब 1 atm प्रेशर पे वाटर क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो आपको लगेगा यार कि अगर 120 सेल्सियस है मतलब भाई पानी कितना गर्म होगा, आपको इस नंबर से समझ में आ जा रहा है। तो 120 जो ये जो नंबर है आपने किससे कंपेयर किया, 100 के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया ना, तो 100 आपके लिए क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, जैसे कि गालवान घाटी वगैरह जो वहाँ पर टेम्परेचर देखो इतना का आसपास रहता है, ठीक है। आप समझोगे यार कि 0 डिग्री सेल्सियस में जो पानी होता है वो बर्फ़ हो जाता है, आइस बन जाता है, तो बताओ -40 डिग्री सेल्सियस में वहाँ कितना ठंडा रहेगा। तो ये जो आप ठंडा और गर्म जो आप लोगों ने मन में डिसाइड कर रहे हो या फील जो कर पा रहे हो, ये कैसे पता कर पा रहे हो, जब आप लोगों ने एक हाई और एक लो मतलब एक रेफरेंस पॉइंट जो है फिक्स कर लिया। तो जो भाई सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट जो होती है, ये दो रेफरेंस पॉइंट पे डील करते हैं। एक हाई टेम्परेचर के लिए इन लोगों ने फिक्स किया था, एक लो बॉडी टेम्परेचर के लिए। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस आपको जो मेजर करके देगा ना,
वो सेम चीज़ आपको मेजर करके कौन देगा, 32 फ़ारेनहाइट देने वाला है। जो 100 डिग्री सेल्सियस आपको जो मेजर करने के लिए देगा, मेजर करके जो देगा वो आपको 212 फ़ारेनहाइट जो है ये भी आपको करके देने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि चलो ठीक है, ये बात भी हमको क्लियर हो गया। अब एक दो अलग अलग मान लो स्केल है, जैसे कि एक सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट, तो हम लोग समझ में आ गया कि भैया सेल्सियस में जो 100 डिग्री का जो टेम्परेचर रहेगा किसी भी बॉडी का, ये इक्विवेलेंट रहेगा 212 फ़ारेनहाइट का, और 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहेगा ये जो इक्विवेलेंट रहेगा ये 32 फ़ारेनहाइट का इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है। अगर मान लो कोई आपने एक क्या कहना एक टेम्परेचर स्केल आप लोगों ने मेजर कर लिया। ठीक है, आप जैसे कि मान लो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर का जो बॉडी है भाई, आप भी एक अलग नंबर दे सकते हो। मान लो आपने 100 की जगह इसका नंबर दे दिया कितना 50, और लो टेम्परेचर का नंबर दे दिया भैया 100। देखो नंबर कुछ भी हो सकता है, ये आपका स्केल है। आपने ये एक स्केल बनाया जिसमें आपने ये बोला कि भाई जो टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर का जो बॉडी रहेगा उसको मैं बोलूँगा 50, और जो लो टेम्परेचर का बॉडी रहेगा वो बोलेगा उसको बोलूँगा 100। तो आपने क्या किया, अपने तरीके से एक स्केल बना कर आप दे सकते हो। या हाई टेम्परेचर का जो नंबर है ये ज़्यादा रख सकते हो, लो का कम रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि सेल्सियस ने जिस तरीके से किया हुआ है या फ़ारेनहाइट में भी जिस तरह से किया हुआ है। तो अगर मान लो एक नॉन स्केल है जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और एक अननोन स्केल है जिसको कोई भी साइंटिस्ट या आप बना सकते हो, तो उन दोनों के बीच एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो जिसको हम लोग मतलब उसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई n टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, इसका जो मान लो इसका जो हाई टेम्परेचर है इसने फिक्स करके रखा उसको 200, और जो लो टेम्परेचर इसको फिक्स करके रखा जिसको हम आइस पॉइंट बोलते हैं 100। ठीक है, तो और जो सेल्सियस है उसका हमें पता, सेल्सियस का केस में ये 100 होता है, ये 0 होता है। तो अगर हमें पता करना है कि मान लो सेल्सियस जो है अगर किसी पॉइंट पे 50 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करता है, तो इस 50 डिग्री सेल्सियस का करस्पॉन्डिंग में जो है ये n वाला जो स्केल है वो कितना नंबर बताएगा। समझो, जैसे कि 0 वाला जो सेल्सियस स्केल में जो नंबर है फ़ारेनहाइट में जब जाते हैं तो वो उसको कितना बताता है, 32 बताता है। उसी तरीके से जब 100 वाला डिग्री सेल्सियस में जो नंबर है सेल्सियस स्केल में, जब आप फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो उसको वो कितना बताता है, 212 बताता है। तो हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जब कोई सेल्सियस स्केल 50 डिग्री सेल्सियस किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताएगा, तो उस टाइम जो n टेम्परेचर स्केल है वो उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना बताएगा। तो इसके लिए जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है वो सारे स्केल के लिए वैलिड है। वो उसका फॉर्मूला होता है T माइनस TI इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये समझते हैं ये होता क्या क्या है इसमें, यहाँ पे इसका नोटेशन का जो है क्या क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ये समझते हैं यहाँ पे। तो T जो है ना, T कोई भी अननोन टेम्परेचर है। T वो टेम्परेचर है जिसको हम लोग को भैया फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिस किसी भी स्केल के लिए। ठीक है, T जो है ये कोई भी एक अननोन स्केल है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको TI दिख रहा है ना, जो TI आपको दिख रहा है उसको बोलेंगे आइस टेम्परेचर, आइस पॉइंट का टेम्परेचर या तो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। और जो TS है ना, TS को भाई बॉइलिंग पॉइंट या तो स्टीम टेम्परेचर बोल सकते हो। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या था कि जब आपका सेल्सियस स्केल 50 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है तो बताओ n वाला स्केल कितना मेजर करेगा। तो मान लो भाई T क्या अननोन है तो वो हमें पता नहीं है, और इसका जो आइस पॉइंट का टेम्परेचर वो कितना 100 है। ठीक है, अपॉन इसके केस में जो स्टीम पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 200 है, और आइस का जो 100 है। इसको इक्वल किससे करेंगे, T अननोन टेम्परेचर है तो अननोन भाई सेल्सियस जो मेजर कर रहा है कितना मेजर कर रहा है, 50 मेजर कर रहा है। T माइनस TI मतलब ये हो जाएगा 0, और TS माइनस TI सेल्सियस का केस में हो जाएगा 100 माइनस 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो भैया ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका T इज इक्वल टू 150। मतलब कि जब सेल्सियस स्केल किसी बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस 50 नंबर शो करेगा, तो भाई n वाला जो आपका स्केल है ना उसी बॉडी का टेम्परेचर वो बताएगा कितना 150 नंबर बताएगा। तो ये रिलेशन हमें T माइनस TI अपॉन TS माइनस TI के हेल्प से समझ में आया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, T कोई अननोन टेम्परेचर है अगर हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं, और आइस टेम्परेचर इसका 0 होता है। स्टीम टेम्परेचर 100 माइनस आइस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो इसको हम C लिख दिए। फ़ारेनहाइट के किस में अननोन टेम्परेचर मान लो F लिख दिए, माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो जब अब इसको सॉल्व करोगे तो भैया ये निकल के आता है C/F इज इक्वल टू F माइनस
32/9। तो आपको इसको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है किसको, ये T माइनस TI अपॉन TS माइनस TI को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो सेल्सियस अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर का 40 मेजर करता है तो पूछेगा बता फ़ारेनहाइट इसको कैसे मेजर करेगा। भाई सी की जगह 40 रख दो, जहाँ से ऐप जो निकल के आएगा तो वही टेम्परेचर को इन लोग ऐप अपना सेल्सियस अपना जो है 40 के कॉरस्पॉन्डिंग में एक नंबर दे देगा, वो फ़ारेनहाइट उसको मेजर करके बताएगा। क्लियर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ सी और जो एफ है दोनों किस पॉइंट पे सेम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो मान लो कि जो सेम टेम्परेचर मेजर करते हैं, सी भी टी टेम्परेचर मेजर कर रहा है, एफ भी टी कर रहा है, तो ये जो टी जो निकल के आता है ये -40 निकल के आता है, -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट जो बोलोगे, ये जो निकल के आ रहा है आपका, ये दोनों इक्वल वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, किसके केस में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के केस में। क्लियर है। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई दो तरह के टेम्परेचर स्केल के बारे में बात किया। दो तरह के टेम्परेचर स्केल कौन कौन सा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और ये दोनों ही जो है आपके सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मतलब दो रेफरेंस पॉइंट, एक स्टीम पॉइंट जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, और आइस पॉइंट या तो फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड होता है। ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक थर्मोमीटर पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर दिया था। तो क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट आप 11th क्लास में नहीं, आप लोगों ने बेसिक में पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि सपोज़ करो कि ये आपका टेम्परेचर का स्केल है और ये प्रेशर का है। ठीक है। मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस, मतलब एक कोई थर्मोमीटर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम का है। ठीक है। इसमें गैस भरा हुआ है। ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है। इसमें गैस भरा हुआ, मान लो गैस को भरें और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। मान लो अभी हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक आप पहुँचाओगे, मतलब क्या कि एक हाई टेम्परेचर, मतलब जो आपका ये हाइड्रोजन गैस है उसका टेम्परेचर आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा दिया। उसके बाद पहुँचाने के बाद उसको बाहर से हीट को सप्लाई करना बंद कर दिया। जैसे जैसे हम लोग बाहर से हीट देते हैं तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। तो हीट सप्लाई जैसे आप बंद कर दोगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा। और एक ऐसा टाइम होता है जो कम होते होते -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा और कम नहीं होता है। फिर हम लोगों ने भाई दूसरा इसमें गैस भरा, सपोज इसमें नाइट्रोजन गैस भरा, उसका भी टेम्परेचर 100 तक कर दिया। 100 तक करने के बाद धीरे धीरे इसको भी हम लोग क्या करने लगे, कूल करने लगे। ठीक है। तो जब इसको भी हम लोग कूल कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम लोग, तो इसका भी जो नेचर देखा ना, तो ये भी भाई जब कूल इसको कर रहे थे ना, तो ये भी एक टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर आया। उसके बाद भैया इसका भी टेम्परेचर कम होने ही नहीं लगा। तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर दिख रहा है उससे किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर वो कम हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आया, केल्विन आया, बोला भाई ये जो मिनिमम टेम्परेचर है ना उसका मैं एक नंबर दूंगा, जिसको बोलूँगा मैं क्या, 0 केल्विन। क्या नंबर दूंगा, 0 केल्विन। और ये जो 0 केल्विन बताएगा किसी भी बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बताएगा। किसको बताएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बताएगा। तो 0 केल्विन का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन से कम हो ही नहीं सकता है। इसी का भाई जो लॉ हो गया, हम लोग आगे जब देखेंगे तो इसी को बोल देते क्या, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस और बॉडी फ्रॉम द -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे कि हमें क्या मिल गया, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स है उनका क्या हो गया, रेंडमनेस जो है ना वो ख़त्म हो गया। रेंडमनेस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब पहले जो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे थे, जो इनमें अनियमित रूप से इनमें गति जो आ रही थी ना, ये मॉलिक्यूल्स अब एक जगह पर खड़े रह गए हैं। ठीक है। ये भाग नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे रेंडमनेस इस पॉइंट पे 0 हो गया, तो जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है ना, उसी पॉइंट का भाई एक केल्विन ने इसको क्या नाम दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल रहा है। तो रेंडमनेस जैसे ही 0 हो गया तो बोला, इस पॉइंट पे बोला जाता है जो मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर भी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस 0 होती है उस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। ठीक है। और एंट्रोपी भी एक कंसेप्ट निकल के आता है, आपको ये भी याद रखना है, जिस मॉलिक्यूल्स की रेंडमनेस 0 होती है उस पॉइंट पर उसकी एंट्रोपी भी 0 होती है। इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। रेंडमनेस का मतलब क्या, जो इधर उधर भाग रहा था ना, भाई इधर उधर क्यों भाग रहे थे, क्योंकि इसका टेम्परेचर भैया रहता था कुछ। अब भैया सारा रेंडमनेस खत्म हो गया, तो जो केल्विन ने कितना नाम दे दिया, इसका 0 केल्विन दे दिया। तो अगर आपको मान लो कहीं पे डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिखता है, किसमें, सपोज करो मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस,
मैं चाहता हूँ इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ, तो कैसे करोगे, इसमें जोड़ देना क्या 273.15, इसको जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा केल्विन में। तो केल्विन में जो 20 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाएगा 293.15। अब डेसिमल के बाद 1.5 जो है बहुत ही कम है ना, तो ये भैया इसको हटा देते हैं। इसलिए जब भी हम लोग को कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस में अगर मान लो टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ क्या करते हैं उसमें 273 ऐड कर देते हैं, प्लस डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर रहेगा इसको हम लोग केल्विन में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एसआई यूनिट को मेजर जो हम लोग करते हैं उसका जो यूनिट होता है टेम्परेचर का मेजरमेंट इन एसआई यूनिट, तो वो होता है केल्विन होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, एब्सोल्यूट जो होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी बॉडी का कितना होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी भी बॉडी का वो होता है 0 केल्विन, और 0 केल्विन से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता है। तो सेल्सियस स्केल में अगर पूछेगा ना कोई, सेल्सियस स्केल में बताओ कि जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे, तो बोलोगे सर केल्विन में करेंगे, केल्विन इक्वल क्या 273 ऐड करना है। तो उसी तरह भाई और एक चीज़ आपने पढ़ा था ना भाई, कौन सा, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़े हो। तो अगर किसी ने पूछा कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे मेजर करोगे, तो वहाँ पर जो फ़ारेनहाइट जो स्केल में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं भाई वो रैंकाइन। रैंकाइन मतलब क्या, उसमें 460 और जो भी फ़ारेनहाइट में मेजर करते हो उसको ऐड कर देना, तो ये भैया ये निकल के आ जाएगा क्या रैंकाइन के केस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर आप किस में केल्विन में निकाल रहे थे क्या 273 को ऐड करके, तो इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट में आपको 460 ऐड करोगे तो वो कौन बताता, उसको रैंकाइन ने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्केल निकल के आया, कौन सा, केल्विन का जो स्केल निकल के आया था, ये जो केल्विन का स्केल है ना, ये आपका सिंगल रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। सिंगल रेफरेंस पॉइंट का मतलब जिस तरीके से जो आपका सेल्सियस और केल्विन का जो आपका केल्विन का जो स्केल था वो कितने पॉइंट पे डिपेंड करता, कितने रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था, वो 2 पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था। कौन कौन से, एक आइस पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट। तो इसका जो सिंगल रेफरेंस पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या होता है डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये समझो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, किसका, केल्विन स्केल का होता है। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में जो उसका टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका कितना 0.01 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये या तो इस टेम्परेचर से ज़्यादा और कम की बात करेगा, मतलब इसके लिए एक रेफरेंस ये फिक्स हो गया, कौन, जिसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसी को अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहो केल्विन में, तो कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। फंडा क्या होता है इसमें, आप सिंपल सी बात है 273 इसमें ऐड कर दो, 273.15 इस प्लस 0.01, तो इसमें केल्विन में कन्वर्ट होकर कितना निकल गया 273.16 इतना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये टेम्परेचर निकल के आ गया इतना केल्विन, सॉरी, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर का जो केल्विन के फॉर्म में टेम्परेचर जो निकल के आएगा वो जो निकल के आने वाला कुछ ये निकल के आएगा, ठीक है। देखो ये निकल के आएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर किसके कॉरस्पॉन्डिंग देख रहे हो, केल्विन के स्केल के कॉरस्पॉन्डिंग में। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, ओके। और अगर यहाँ से किसी ने अगर पूछा बताओ 1 केल्विन का वैल्यू कितना होगा, तो भाई 1 केल्विन इक्वल टू सिंपल सी बात है 1/273.16 इतना ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि जो ट्रिपल पॉइंट 1 केल्विन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/273.16 ट्रिपल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जो आपका केल्विन स्केल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करता है। और आपको जब स्टीम टेबल वगैरह जब मैं बॉयलर डिस्कस करूँगा तब वहाँ पर देखना जो स्टीम टेबल जो होता है ना वो भाई किस पे डिपेंड करता है, वो सिंगल रेफरेंस पॉइंट जो कि ट्रिपल पॉइंट 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है उसी पे डिपेंड करता है। और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इंथैल्पी जो एक वैल्यू होती है और एक एंट्रोपी एक वैल्यू होती है एट ट्रिपल पॉइंट, ये दोनों उसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। वाई, बिकॉज दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे जैसे 0.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेंगे तो देखेंगे इंथैल्पी और एंट्रोपी ये बढ़ने लगती है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर इतना होता है तो पता प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, तो प्रेशर जो होता है ये होता है 0.61 किलो पास्कल, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नोट्स में डिस्कस कर लेते हैं क्या हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो स्टार्टिंग हम लोग क्या कहते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सी
अगर किसी दूसरे बॉडी ए से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सेपरेटली अगर आपका बॉडी जो बी है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, सी के साथ है, तो भैया जो टेम्परेचर ए और बी का क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हम लोगों ने बात किया था, ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है ये किससे संबंध रखते हैं, तो ये हीट ट्रांसफ़र से संबंध रखते हैं। जितना ज़्यादा अगर हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी से होगा तो तब जाके बॉडी कोल्ड और हॉट फील करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि जो टेम्परेचर होता है किसी मॉलिक्यूल्स की क्या शो करता है, एक रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। रैंडम मतलब क्या, इधर उधर जो भैया भाग रहा है ना अनियमित रूप से, कोई भी एक दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में भाग सकता है, तो ये इसकी उस मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस को बारे में बताता है। ठीक है। और कहीं भी पूछा जाए कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट है ये किस लॉ से मिला है, तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो बॉडी सी होता है ना इसको बोला जाता है थर्मोमीटर। ये क्यों, देखो अगर आपके पास मान लो ये ग्लास थर्मोमीटर है, ठीक है, इसके अंदर पारा भरा हुआ है और इसको आप अपने बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो। बॉडी के कांटेक्ट में जैसे ही लाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर मान लो 98.6 फ़ारेनहाइट है तो भाई मरकरी का पारा का जो लेंथ चेंज होकर इसका भी 98.6 हो गया। अब देखो भाई, अब इस केस में देखो आपके बॉडी का भी टेम्परेचर बराबर है और इसका भी टेम्परेचर बराबर है। अगर मैं यहाँ पे जो बॉडी सी है, बॉडी सी जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ वो दो अलग अलग बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पे देखो अगर जो थर्मोमीटर का जो ग्लास रहता है ये आपके बॉडी के कांटेक्ट में है, ठीक है, जिसको हम बॉडी ए बोल देते हैं, और जो पारा है उसको बॉडी बी बोलेंगे जो उसके अंदर में है, ग्लास के अंदर, ये भी सी के कांटेक्ट में है। तो भैया ये जो सी है, सी के कांटेक्ट में जब ये दोनों आते हैं तो इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जा रहा है। तो भैया ए और बी का भी टेम्परेचर बराबर हो गया। ए और बी मतलब आपके बॉडी का और इस पारा का। तो यहाँ जो सी जो होता है ना उसको सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्मोमीटर भी बोल सकते हैं, जो बॉडी सी होता है। ठीक है। और जितने भी सारे थर्मोमीटर होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी किसी भी थर्मोमीटर की पता चल गई तो उसके हेल्प से हम लोग टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो सहायता करती है, हेल्प करती है किस लिए, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की कौन कौन से होते हैं, तो थर्मिस्टर या तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं। इसके केस में जो ये जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और जिसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्मोकपल। तो थर्मोकपल जो होता है किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है सीबेक इफेक्ट। और इसमें जो थर्मोमेट्रिक जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, या तो ये वोल्टेज या तो करंट हो सकता है। ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर का केस में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, लेंथ या तो वॉल्यूम रहेगा। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम के गैस थर्मोमीटर की बात करूं तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये रहने वाला कांस्टेंट प्रेशर इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, और कांस्टेंट प्रेशर का केस में रहने वाला आपका कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो रहती है इज़ अ प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन टेम्परेचर मेजरमेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, टेम्परेचर स्केल। तो टेम्परेचर क्या समझा कि ये बताता है कि भैया किसी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किसी भी बॉडी की, मतलब अगर किस बॉडी की जितनी ज़्यादा टेम्परेचर रहेगी मतलब वो ज़्यादा हॉट रहेगा, समझ रहे हो। और ये भी बता कि द लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी। हीट इंटेंसिटी का मतलब अगर मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बता रहा है, मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी में जो हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब किसी बाहर सोर्स से वो ज़्यादा हो गया। जैसे कि आप मान लो गैस पे खाना पकाते हो तो भाई क्या होता है, गैस से जो बाहर से हीट जाता है और यहाँ पे जो भी सब्सटेंस रहता है उसकी टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है। या तो मैंने फिर बोला था कि ये इट शोज़ क्या शो करता है, एवरेज रैंडम एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल को भी बताता है, कौन, टेम्परेचर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था दो तरह के स्केल के बारे में। कौन कौन से स्केल दो तरह के थे, एक था आपका सेल्सियस, या तो उसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल बोलते हैं सेंटीग्रेड में, या तो फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है। और ये जो दोनों ही आपका स्केल है ये बेस्ड होते हैं किस पे, दो फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या नाम दिया, फ्रीजिंग, या तो आपको उसको जिसको हम लोग आइस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और एक का नाम दिया हम लोगों ने क्या, बॉइलिंग, या तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नहीं तो स्टीम पॉइंट। ठीक है। तो सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल जो होता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1742 में इसका खोज किया था, और इसको हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग पर्पस के लिए। जो साइंटिस्ट भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जब हम लोग ने डिसाइड किया तो उसका एक नंबर दिया 0, और जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिसाइड किया वाटर के लिए उसका एक नंबर दिया क्या, 100। ओके। और जो भी स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब जैसे कि आपका 0 से लेके जो 100 है सबको हम लोगों ने क्या किया, एक डिग्री सेल्सियस मतलब 0 से लेकर 100 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है। फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है इसको भी हम लोग डिस्कस किया था, ये भी भैया 1665 में साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम क्या था, फ़ारेनहाइट। ये भी 2 रेफरेंस पॉइंट पर ही आपका डिपेंड करता है, एक फ्रीजिंग पॉइंट जो 32 नंबर दिया है, बॉइलिंग पॉइंट जो कि आपका 212 है।
और अगर हमको किसी भी स्केल के बीच में रिलेशन निकालना तो ये जो रिलेशन बताता है ये कौन सा आपका कौन बताता है, T माइनस टी आई अपन टी एस माइनस टी आई। और इसका T मतलब कोई भी अननोन टेम्परेचर हो सकता है, टी आई मतलब आइस और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर, टी एस का मतलब यहाँ पे होता है स्टीम और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप जब इसको ये करोगे तो C/5 F - 32/9। और अगर हमें पता करना है कि बताओ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पॉइंट पे सेम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, तो भाई उसको मान लो T मान लो कि दोनों T मतलब कोई एक नंबर होगा जिसको हम लोग T से रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर ये दोनों सेम टेम्परेचर को देने वाले हैं। और जब इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये -40 निकल के आएगा। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट यही बता रहा है कि अलग अलग भैया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में भैया उसको भाई 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर पहुंचा देते हो, फिर जब वो कूल होता है तो भाई एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे उसकी रैंडमनेस खत्म हो जाती है। ये अलग अलग गैस, ये मान लो N2 भरा हुआ है यहाँ पे, ये H2 भरा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे CO2 भरा हुआ है, तो जहाँ पे सबकी जो रैंडमनेस जीरो होती है वो उसका टेम्परेचर क्या है -273.15 डिग्री सेल्सियस। और जो रैंडमनेस मॉलिक्यूल जीरो हो गया इसका मतलब हो गया प्रेशर जीरो उस पॉइंट पे और एंट्रोपी भी जीरो हो गया। तो जो भाई आपका केल्विन जो उसने बोला ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से एक नंबर दूंगा जिसको मैं बोलूँगा क्या 0 केल्विन। तो ये जो 0 केल्विन हो गया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे। और ऐसा यूनिट क्या होता है आपका टेम्परेचर का, वो केल्विन ही होता है। क्लियर है। तो जो टेम्परेचर जो होता है बिलो विच मतलब -270.15 डिग्री सेल्सियस से किसी भी सब्सटेंस का फॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलेंगे। तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर करना है सेल्सियस स्केल में तो 273.15 ऐड कर दो, तो जनरली हम लोग 273 ऐड करते हैं। ठीक है, 1.15 को नेगलेक्ट कर देते हैं। और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में अगर उसको मेजर करना है तो उसमें 460 को मेजर ऐड कर देना, तो वो भाई किस में कन्वर्ट हो जाता है रैंकाइन स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि जो केल्विन स्केल जो होता है ये एक एब्सोल्यूट स्केल होता है और ये बेस्ड होता है जो इसको हम लोग जो क्या कर सकते हैं ऑल्सो थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल भी इसको बोला जाता है। और केल्विन स्केल जो बेस्ड होता है ये सिंगल रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसलिए इसका जो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया सिंगल हो गया। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में बात करेंगे तो 273.16 केल्विन हो गया। ठीक है, और प्रेशर कितना होगा 0.61 किलो पास्कल होता है। तो 1 केल्विन को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 केल्विन को लिख सकते हैं हम लोग 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आई होप इतना सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी कुछ हम लोग डिस्कस किया इसका जो आपका PDF होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अदर वीडियोज़ के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई पूरा एकदम सीक्वेंस में वीडियो बनाओ और देखो और क्लास के नोट्स बनाओ। देखना जो थर्मल पार्ट का जो क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं ना सारे आपके यहाँ से क्वेश्चन लगने लगेंगे। ठीक है, और कब आपको लगाना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।